हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केन्स जनरल थ्योरी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर रॉट टू इक्वल प्राइमली थ्रू। उसने कहा था कि केन्स ने क्या कहा था कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल आ सकती हैं, लेकिन इनको लेके कौन आता है, इनकम, वेलोसिटी ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेशनल इनकम या लेवल ऑफ प्राइस। तो राइट आंसर आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैसे लेके आता है, उसने कहा था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कैसे ये इक्वल होंगे, अगर इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा कर रही हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बढ़ जाएगा, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा और वो सेविंग के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर सेविंग ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम हो जाएगी और लोग सेविंग क्या है कम करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड आर यूज्ड बाय कन्वेंशनल सीरीज इन कंप्यूटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। तो कौन से मेथड का हम यूज़ करते थे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है आउटपुट मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड का यूज़ होता है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट इज़ फॉर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ। तो नेशनल इनकम अकाउंट है उसकी बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप हैं उनमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रिवील्स द मैनर इन विच नेशनल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है कि कितना कंजप्शन करना है कितना इन्वेस्टमेंट करना है। रिवील द चेंजेस इन साइज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। तो इसके साइज़ और कॉम्पोजिशन के बारे में हमें रिवील करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोस नेशनल सेविंग मेजर द। जो नेशनल सेविंग है वो किसको मेज़र करती है, अमाउंट ऑफ जीएनपी नॉट कंज्यूम, सम ऑफ रिटेन अर्निंग एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट, एक्सेस ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ओवर कंजप्शन या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजप्शन प्लस द नेट टैक्स। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा कि जो इनकम में से जब हम कंजप्शन एंड टैक्स माइनस कर देती हैं तो जो बाकी बच जाता है वो क्या होती है, हमारी सेविंग होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, सोशल अकाउंट सिस्टम इन इंडिया इज़ क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर। तो सोशल अकाउंटिंग ने कौन से 3 सेक्टर जिसमें डिवाइड किया है, पहला है एंटरप्राइज हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, दूसरा है इनकम एंड प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एंड पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो डी इज़ द राइट आंसर, पब्लिक प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज़ कैलकुलेटेड थ्रू। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो कौन सा है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है। सबसे पहला प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है, हमारा एग्रीकल्चर। और इसमें क्या देखते हैं हम, आउटपुट मेथड की कितनी आउटपुट हुई, आउटपुट मेथड से हम इसको नेशनल इनकम इसकी काउंट करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है हमारा, फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्वासी स्टॉक कॉन्सेप्ट है या नन ऑफ द अबव। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है हमारा, कि इसको हम मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऊपर, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 7th का बी आंसर राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग जीएनपी एट एफसी, ठीक है, बाय आउटपुट मेथड, कि हम प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड का हम यूज़ करें उसमें से इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे। अनस्टॉल्ड स्टॉक है तो उसको इंक्लूड करेंगे, जो आउटपुट हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिया घर पे वो भी करेंगे, और जो फिनिश गुड है उनको तो करना ही है। ये तीनों राइट हैं, बट रॉ मटेरियल को हम इंक्लूड नहीं करते,
ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल है ऑलरेडी ये फिनिश गुड्स के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही हमने गुड्स को तैयार किया है, फिनिश किया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आगे नेक्स्ट देखती हैं, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम बाय कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज कैलकुलेटेड थ्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आउटपुट मेथड, इनकम मेथड या कमोडिटी फ्लो मेथड। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, कमोडिटी फ्लो मेथड। विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर होता है उसके अंदर डाटा कौन कलेक्ट करता है? पहला ऑप्शन क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जिसको ASI भी बोलती हैं। आगे नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग एग्रीगेटेड यूजली। इनमें से स्मॉलेस्ट इनकम कौन सी है? स्मॉलेस्ट कौन सी है? NNP, FSFC, GDP, पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल स्मॉलेस्ट नेशनल इनकम कहा जाता है, क्योंकि ये पर्सनल इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से हमें अभी टैक्स माइनस नहीं किए। जब टैक्स माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? हमारी डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगी, और डिस्पोजेबल इनकम स्मॉलेस्ट नेशनल इनकम होती है। आगे नेक्स्ट, रियल इनकम ग्रोथ रेट इज इक्वल टू। रियल इनकम ग्रोथ रेट किसके इक्वल होती है? मॉनेटरी इनकम ग्रोथ में से इन्फ्लेशन रेट माइनस करना है, मॉनेटरी इनकम ग्रोथ में से पॉपुलेशन माइनस करनी है, या दोनों ही सही हैं, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जब मॉनेटरी ग्रोथ जो हुई है उसमें से अगर इन्फ्लेशन रेट माइनस कर देंगे तो वो हमारी रियल इनकम ग्रोथ रेट आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है, डबल काउंटिंग मीन्स। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है? काउंटिंग ए प्रोडक्ट मोर देन वंस। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, काउंटिंग ए प्रोडक्ट मोर देन वंस, काउंटिंग बोथ प्रोडक्ट एंड पेमेंट, इग्नोरिंग ए प्रोडक्ट एंड बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जब एक चीज़ को हम एक से ज़्यादा बार काउंट करते हैं तो वो कहती हमारी डबल काउंटिंग होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अकाउंट। इनमें से कौन सा नेशनल इनकम अकाउंट के अंदर इंक्लूड करती हैं? सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, इनकम ऑफ स्मगलर, सर्विसेज ऑफ नाइट वॉचमैन या सर्विस ऑफ साधुज। ठीक है, तो हाउसवाइफ की सर्विसेज का हमें पता ही नहीं है कि कितना देती हैं, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। जो स्मगलर्स हैं ये भी हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। ठीक है, और सर्विसेज ऑफ नाइट वॉचमैन इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो नाइट वॉचमैन है उसको सैलरी मिलेगी, तो ये क्या आ जाएगा? इसको नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट अनएम्प्लॉयमेंट इन इकॉनमी वुड परसिस्ट बिकॉज ऑफ। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, किसकी वजह से? एक तो डेफिनेशन डिमांड फॉर गुड्स, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फ्री वर्किंग ऑफ द इकॉनमी, लेबर सेविंग, टेक्निकल प्रोग्रेस। तो ये तीनों की वजह से बताया है। उसने बोला कि अगर गुड्स की हम डिमांड नहीं करेंगे और सरकार इकॉनमी के अंदर फी इंट्रैक्शन नहीं रखेगी, डिमांड और सप्लाई का इंटरफेयर करेगी, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। थर्ड है हमारा लेबर सेविंग, की लेबर की जगह पे हमने मशीनों का ज़्यादा यूज़ किया है, इसकी वजह से। तो तीनों ही ऑप्शन राइट है हमारे, 1, 2 एंड 3। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, वैल्यू एडेड इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट, पर्सनल इनकम इंक्लूड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या डिस्पोजेबल इनकम इंक्लूड पर्सनल टैक्स। तो हमें पता है कि डिस्पोजेबल इनकम में से टैक्स माइनस करके डिस्पोजेबल इनकम बनती है, तो ये तो सही नहीं है। पर्सनल इनकम में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं होता, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का होता है। वैल्यू एडेड के अंदर हम ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं लेके चलते। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस के अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, आपको पता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर।
तो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की इसमें से सेविंग कौन सी होती है? तो इसमें आ जाएगा हमारा पहला ऑप्शन है टोटल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सभी फैक्टर को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बढ़ जाता है, जो किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही उसकी सेविंग होती है। आगे नेक्स्ट है गिवन सी इक्वल टू 50 plus 0.5 I equal to this and government expenditure equal to this. The equilibrium level of income is. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है तो सबसे पहले हमें इनकम का पता होना चाहिए कि इनकम कितनी होगी इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो हमें वो सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो पहले क्या आ जाएगा, वाई किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई प्लस जी, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सी कितना दिया हुआ था हमें 50 प्लस 0.5 आई कितना दिया है 80 और जी कितना दिया था 100। तो अब इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे हम 50 प्लस 0.5 आई 80 प्लस 100 पूरी इक्वेशन के अंदर फिल कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब y में से इस y को इस साइड ले जाएंगे और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे 0.5 y दिया हुआ है हमें माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ गया 50 80 एंड 50 80 प्लस 100, इन तीनों को प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। और यहाँ पे से 1y में से 0.5y माइनस करेंगे तो 0.5y बच जाएगा। तो y कैसे आ जाएगा आगे, तो 230 डिवाइड बाई 0.5 को इधर ले आएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 दिया है तो ऊपर 10 लगा सकते हैं, नीचे 5 रह जाएगा और 10 से कट के ये क्या आ जाएगा हमारा 2, और 2 को 230 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 460 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे फिल कर लेंगे हम। तो आंसर क्या है हमारा 460, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। Which of the following is consistent with cross sectional conjunction function? क्रॉस सेक्शनल फंक्शन के लिए इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है, तो इसमें हमें दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिस्टेंट विद क्रॉस सेक्शनल कंजप्शन फंक्शन। तो इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज़ द ए पी सी इक्वल टू एम पी सी, ए पी सी इक्वल टू 0, ए पी सी ग्रेटर दैन एम पी सी या एम पी सी इक्वल टू 0। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज़ ए पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। बिल्कुल सही है कि जो उनकी सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका पार्ट होता है, उनकी वेजेस एंड सैलरी का। नेक्स्ट है द प्रॉफिट ऑफ इंडियन बैंक ऑपरेटिंग इन फॉरेन कंट्री आर ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस ऑफ द बैंक लोकेटेड इन इंडिया। ये भी राइट है। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन कॉर्पोरेटिव एंड क्वासी कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइज। तो तीनों ही राइट हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अज्यूम दैट बिटवीन 1985 एंड 1995 जीएनपी इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू 1500, इंडेक्स ऑफ प्राइस इंक्रीज टू 100 टू 200, विच ऑफ द एक्सप्रेस जीएनपी फॉर 1995 इन टर्म ऑफ 85 के मुकाबले में हमें 1995 की निकालनी है। तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, ये आ जाएगा हमारा जीएनपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंडेक्स। इंडेक्स कितना है हमारा 200 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 750। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस एनएनपी करंट प्राइस इज लेस देन द कांस्टेंट प्राइस, कि जब प्राइस बढ़ रही होती हैं तो करंट प्राइस पे जो हमारी एनएनपी होती है वो कांस्टेंट रेट से कम होती है, नहीं, गलत है। एट द राइजिंग प्राइस एनएनपी एट करंट प्राइस हायर देन एनएनपी, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो एनएनपी को ज़्यादा शो करेगा कांस्टेंट एनएनपी से। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट, एनएनपी एट करंट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट
कांस्टेंट प्राइस एट द टाइम ऑफ स्टेबल वाला, अगर प्राइस नहीं बढ़ रही, प्राइस स्टेबल है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, बिल्कुल सही है। एनएनपी एट करंट प्राइस, एनएनपी एट कांस्टेंट प्राइस ऑलवेज सेम, नो ऑलवेज सेम नहीं होती। अगर प्राइस बढ़ती हैं तो करंट प्राइस के ऊपर एनएनपी हमें ज़्यादा शो करेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है? 2 और 3, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। पर कैपिटा इनकम राइज व्हेन, पर कैपिटा इनकम कब बढ़ती है? जब जीएनपी एंड पॉपुलेशन इंक्रीज एट सेम रेट, जीएनपी इंक्रीज एट सोअर देन पॉपुलेशन, जीएनपी इंक्रीज फास्टर देन पॉपुलेशन, जीएनपी एंड पॉपुलेशन डिक्रीज। जब जीएनपी पॉपुलेशन से ज़्यादा बढ़ेगी तब हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इनकम से ज़्यादा बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ ही नहीं सकती। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालती हैं? नेशनल इनकम डिवाइड बाई पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और नेशनल इनकम कम होगी तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा कैसे आएगी? ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिसीव्ड बाय। सर्कुलर फ्लो इनकम में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन रिसीव करता है? गवर्नमेंट, कैपिटल, बिजनेस या हाउस होल्ड? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा हाउस होल्ड। ओके, आज के 23 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। थैंक यू।